अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको वेलकम करेंगे पीएसएल एडिशन 7 की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ K21 न्यूज़ पे। मेरा नाम मोहम्मद यासिर है और आजकल बात हो रही है कुछ मैचेस के हवाले से। मैचेस बड़े ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग मैचेस अब हो गए हैं। गो के आगाज़ में थोड़ा सा हमने देखा था कि इतना हाई स्कोर नहीं हो सका, लेकिन उसके फ़ौरन बाद हमने देखा एक बड़ी ज़बरदस्त रिकवरी आई, बड़े इंटरेस्टिंग मैचेस हुए हैं। सारी ही टीमें बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, माँ सिवाय एक कराची किंग्स के, जिसके ऊपर हमने अपने पिछले प्रोग्राम में तफसील से गुफ्तगू की है। इस वक्त भी मैच जारी है, मैच आप देख रहे होंगे यकीनन। और मैच जो है वो अब लाहौर कलंदर्स की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। आखिरी ओवर का जो खेल है वो जारी है और रन्स अभी भी तकरीबन 42 के करीब रन जो है वो तकरीबन चाहिए। तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल है पेशावर ज़ल्मी के लिए, जिन्होंने बड़ी कोशिश की, ख़ास तौर पे जिनका आगाज़ था निस्बतन बेहतर रहा, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि 200 रन अच्छा स्कोर समझा जाता है T20 में, तो आज उनको चेस करना था। लाहौर कलंदर की जानिब से अगर बैटिंग की बात करें तो बड़ी अच्छी बैटिंग आज रही है और जो उनके लीडिंग बैट्समैन हैं फ़खर जमान, जो कि इस वक्त फॉर्म में हमें नज़र आ रहे हैं, उनकी जानिब से जो है एक दफ़ा फिर बड़ी शानदार बैटिंग उन्होंने की है। थोड़ा सा इसकी बात हो जाए, अब्दुल्ला शफीक 41 रन बनाए उन्होंने, 31 गेंदों पे 3 चौके लगाए, 2 छक्के लगाए, 132 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने आज बैटिंग की है। फ़खर जमान की बात हो रही है, फ़खर जमान बड़ी अच्छी फॉर्म में इस वक्त हैं और 67 रन बनाए 38 गेंदों पे, 6 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए हैं। इससे पहले मैच में बड़ी शानदार बैटिंग रही कामरान गुलाम, उसके बाद थर्ड पे 30 रन बनाए, 23 गेंदों पे उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का लगाया। उसके बाद जो सबसे सीजनल और वेटरन खिलाड़ी हैं मोहम्मद हफीज़, वो आए, 37 रन उन्होंने बनाए और 19 गेंदों का सामना किया, 3 चौके लगाए, 1 छक्का लगाया। डेविड विजे जो है वो रन नहीं बना सके। और राशिद खान की उसकी अगर बात करें तो ये डाउन ऑर्डर के अंदर बड़ी ज़बरदस्त उनका एक कैमियो रहा और उन्होंने बड़े अच्छे 22 रन किए, वो भी सिर्फ 8 गेंदों के ऊपर, और 3 छक्के उन्होंने लगाए, बड़े शानदार छक्के लगाए। अभी इसके ऊपर बात करेंगे मैच, क्योंकि अपने आखिरी मराइल में थोड़ा इस हवाले से बात हो जाए। 37 रन जो हैं वो अब रिक्वायर्ड हैं पेशावर ज़ल्मी को, टीम को 4 गेंदों पर। तो ये जनाब बड़ी मुश्किल सूरत हाल इस वक्त नज़र आ रही है। वो कि बैन कटिंग और जब हैदर अली खेल रहे थे तो उस वक्त जो है जनाब ये उम्मीद थी कि ये स्कोर जो है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी तक जो मैच की सूरत हाल है वो आपके सामने है। 163 रन हुए 8 विकेटों के नुकसान पर, 19.2 ओवर का खेल जो है वो हो चुका है और इसी असना में एक और विकेट जो है वो गिर चुकी है। तो अब बहुत मुश्किल सूरत हाल है। तकरीबन अब ये तय हो चुका है कि ये मैच जो है वो लाहौर कलंदर के नाम रहेगा। तो बहरहाल जी, आज के मैच के हवाले से हमने गुफ्तगू करनी है और तमाम मामला ज़ेर बहस आएंगे। इसके अलावा कुछ और मामलात हैं, ख़बरें भी कुछ हैं जिसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो मौजूद मेहमान उन्हें वेलकम करूंगा और उसके बाद फिर हमारी गुफ्तगू जो है वो जारी रहेगी। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान हैं जनाब मुनीर उल हक साहब, हमारे गेस्ट पैनल के अंदर शामिल हैं, ब्रॉडकास्टर हैं और बड़ा अच्छा तबसरा और तज्जिया करते हैं पीएसएल के मैचेस के हवाले से। जो हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है उसका हिस्सा है, मैं उनको वेलकम करूंगा। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया मुनीर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और बड़े ख़ास मेहमान जनाब मज़हर आवान साहब, हमारे साथ इस स्पेशल ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं, वो भी एनालिस्ट हैं, बड़ा ज़बरदस्त तज्जिया और तबसरा वो भी करते हैं, उनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया मज़हर साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मुनीर भाई फरमाइएगा, मैच तो लाहौर कलंदर के नाम हुआ, लेकिन एक जो इसमें सबसे ख़ास बात रही है वो ये तीसरा मैच है गालिबन जिसके अंदर जो है वो बड़ा स्कोर उन्होंने सेट किया है, 200 के करीब पहुंच गए, तकरीबन 200 रन ही जीत के लिए दिए, तो समझा ये जाएगा कि 200 रन उन्होंने कर लिए। तो क्या कहेंगे बैटिंग के बारे में, और ख़ास तौर पे लाहौर कलंदर की जानिब से जो फ़खर जमान है उनका फॉर्म में होना बड़ा उनके लिए प्रोडक्टिव साबित हो रहा है। फरमाइए क्या कहेंगे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया यासिर, और आपके तमाम देखने वालों की खिदमत में मेरा सलाम। देखें, अगर हम बात करें लाहौर कलंदर्स की, तो आज एक बार फिर उनकी तरफ से सबसे अच्छी जो बैटिंग नज़र आई है वो उनके इनफॉर्म बैट्समैन की नज़र आई है। और जिस तरह से फ़खर जमान परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जी। बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इतना ज़्यादा कंसिस्टेंट कभी हमने फ़खर को देखा नहीं। देखा नहीं। उनकी एक दो इनिंग्स होती थी, फिर एक दो इनिंग्स उनकी ख़राब हो जाती थी, कुछ खेल जाते थे, लेकिन अभी तक इस टूर्नामेंट में सेंचुरी बनाने वाले वाहिद बैट्समैन, 3 इनिंग्स खेली है, कम से कम 50 उन्होंने स्कोर की है। मैं देख रहा था उनके स्टैट्स के, 3 मैचों में उन्होंने अब तक 248 रन बना चुके हैं। 248 रन सबसे ज़्यादा उनका अभी तक सबसे टॉप स्कोरर है। जी। 187 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, एवरेज भी ऑलमोस्ट 82 कुछ का है।
तो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस अगर कहा जाए तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है फ़खर ज़मान की। और फ़खर ज़मान ही इनकी बैटिंग को एक तरह से इस वक्त लीड कर रहे हैं, और भी इनके पास प्लेयर हैं, लेकिन शायद फ़खर ज़मान की वजह से स्कोर इतना हो रहा है जी। अब रह गई बात कि लाहौर ने पेशावर ने आज टॉस जीत लिया, और टॉस जीत कर वही अभी भी जिंक्स तो उनके जहन में तो वही है कि जी पहले टॉस जीतो तो फील्डिंग करो और फिर चेस कर लो, क्योंकि ड्यू फैक्टर और ये सारी चीज़ें। तो उसके बावजूद देखें 200 के करीब, जैसा आपने बताया 199 रन बनाए लाहौर ने, ऑलमोस्ट 200 का जब टारगेट होता है तो जो मुखालिफ टीम होती है उसको जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो ये कि ओपनिंग स्टैंड अच्छा मिले, अच्छा आगाज़ हो, दूसरे ये कि पार्टनरशिप्स बने, और फिर आखिर में अगर ज़रूरत है तो फिर वो ऑनस्लॉट और केमियो इनिंग्स की ज़रूरत हो। इत्तफाक से वो तीनों चीज़ें हो नहीं पाई। आज हज़रतुल्लाह ज़ाज़ाई को पहली मरतबा मौका दिया, वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, अब फिट होकर खेले तो बहुत ही पहली ओवर में बड़ी शानदार यॉर्कर पर उनको बोल्ड कर दिया, जो जो उनकी परफेक्ट डिलीवरी कहलाती है शाहिनशाह अफरीदी की, उसमें वो बोल्ड हो गए, बिल्कुल नहीं खेल सके, टोटली बीट हुए। उसके बाद कोई ऐसी पार्टनरशिप नहीं। कामरान अकमल को भी मौका दिया गया, उन्होंने अपना पुराना थोड़ा सा रंग जरूर दिखाया है, 24 गेंदों पर 41 रन बनाए, मगर कोई पार्टनरशिप नहीं बन सकी। हैदर अली आखिर तक रहे, एक दो छक्के लगाए, शोएब मलिक ज़्यादा इसको नहीं कर सके, शरफन रदरफर्ड जो एक मैच में बहुत अच्छा खेले थे वो नहीं कर सके। तो नतीजतन ये हुआ कि नज़र आ गया था जब 3-4 खिलाड़ी उनके आउट हुए थे कि अब जो है वो एवरेज बढ़ता जा रहा है। पहले 10 का हुआ, फिर 11, 12, 13 और फिर 14, और आखिर में तो 16-17 का एवरेज हो गया। तो आखिरी 4 गेंदों पर आपने बताया कि नामुमकिन था हदफ। तो वेल डन लाहौर, हर लिहाज से बहुत अच्छी उनकी कारकर्दगी है, और पेशावर की टीम भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन सलमान इरशाद को आखिरी 2 ओवर्स देना कैसा फैसला था वहाब रियाज का, लगा तो सही नहीं, क्योंकि इनएक्सपीरियंस नज़र आया, तो ना तजुर्बेकारी थी। तो वहाँ एक बॉलर की हमें कुछ लग रहा था कि कुछ कमी है उनके पास, या फिर प्रॉपर यूटिलाइज नहीं किया गया। तो बस शाहिनशाह अफरीदी अच्छा अभी तक लीड कर रहे हैं, नए कैप्टन बने हैं, और लाहौर काइंदा आपको पता है कि कभी भी आज तक टाइटल जीती नहीं है, डिफरेंट अंदाज से आई है, लेकिन बहुत ज़्यादा डिपेंड फ़खर ज़मान पर कर रहे हैं वो। उनको और भी खिलाड़ियों को उनके खेलना चाहिए। अगर फ़खर ज़मान देखना अब ये है कि अब जब इनके नेक्स्ट मैचेस हैं उसमें किसी मैच में अगर अर्ली आउट होते हैं फ़खर ज़मान, तो फिर इनकी टीम कितना स्कोर टेस्ट उस वक्त होगा। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर टॉप ऑर्डर के अंदर फ़खर ज़मान रन्स करते हैं तो यकीनन फिर एक बड़ा टोटल जो है वो सेट होता है। लेकिन दूसरी टीम अगर स्ट्राइक करती है और अगर ये प्लान लेकर आती है कि फ़खर ज़मान को उन्होंने पकड़ना है, तो उसके बाद फिर असल इम्तिहान होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि क्या इतना बड़ा स्कोर सेट हो पाएगा या नहीं होगा, क्योंकि ये जो इन बिटवीन जो परफॉर्मेंसेज रही हैं ये बड़ी, आप समझ लें कि एवरेज परफॉर्मेंसेस थी, और आखिर में आके जो राशिद खान का कैमियो था उसकी वजह से हमने देखा कि आपको अच्छे रन्स मिल गए, और 2 ओवर जैसे भी बात हुई कि वो बड़े इफेक्टिव थे, जिसकी वजह से जो है जनाब फ़ायदा हो गया, लाहौर को बड़ा टोटल सेट करने की मदद मिली। जी मदर साहब फरमाइए क्या कहेंगे, ज़रा बॉलिंग के हवाले से बात हो जाए। लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग भी खासी इंप्रेसिव रही है, ख़ासतौर पे हारिस रऊफ़ जो काफ़ी तनकीद का निशाना जिन्हें बनाया जाता है, आज बड़े अच्छे पेस के साथ कर रहे थे गेंद, 150 और इसके आसपास जो है वो स्पीड उनकी थी, अच्छी गेंद उन्होंने की है, बल्कि कहीं कहीं इससे ज़्यादा भी हुई है मेरे ख्याल में। तो ये ज़रा बताइएगा कि बॉलिंग कैसी नज़र आई है आज लाहौर कलंदर्स की। बिल्कुल, लाहौर अगर इस मैच में देखा जाए तो दोनों की बॉलिंग का अगर मुवाजना किया जाए तो उसमें लाहौर कलंदर की बॉलिंग जो है वो एक्सपीरियंस भी है, और साथ साथ जो है वो अच्छी बॉलिंग है उनकी। जी जी। यहाँ पर जो है ना, जो पेशावर ज़ल्मी ने जो बॉलर खिलाए वो मैं नहीं समझता कि जो है ना वो बॉलर इतने एक्सपीरियंस या ऐसे थे कि जो कि आपको मैच जितवा सके, विनिंग बॉलर नहीं थे उनके पास। तो इस कमज़ोर बॉलिंग के साथ तो आप जो है इतने ही रन दे सकते हैं, आप जो है ना किसी भी टीम को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। तो अगर ये जिस तरीके से अब्दुल्ला ने खेला, जिस तरीके से फ़खर ज़मान ने खेला, फिर आके जो है वो हफीज ने खेला, और आखिर में जो टच दे दिया उसने राशिद ने, तो वो सारी बात है रन जो है ना, जब आपके पास विकेट भी इन हैंड हो, जब पता है जब आपके बॉलर जो है वो आपकी जो है विकेट नहीं लेंगे, तो आखिर में जब आपके पास इन हैंड जब विकेट होंगी तो फिर आप खुल के खेलते, तो उनको फिक्र नहीं होती कि जो है ना अगर एक आधा आउट हो भी जाए, बल्कि जो है ना जो डग आउट में बैठे होते हैं वो इसी प्लानिंग के साथ होते हैं कि जहाँ जाके आप मारें, अगर खुदा ना खासा कोई ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो पीछे आपके पास बैट्समैन है। तो जितने रन 199 रन जो थे वो इतने
इजी नहीं है कि जो जिस तरीके की बॉलिंग जो है लाहौर कलंदर की है तो आप उसको जो है ना चेस कर सके। और दूसरी चीज़ ये आप देखेंगे यहाँ पर जो है ना यहाँ पर जो आया है जो इनकी बैटिंग लाइन में जो है ना पेशावर ज़ल्मी ने जो बैटिंग की है शुरू में ही उनका जो है वो पहले ओवर में ही जो हार्ड हिटर बैट्समैन है वो अगर 3-4 ओवर रह जाता है तो वो जो है ना रन अच्छे कर जाता है। बहरहाल जो है इसमें कामरान अकमल ने जो है जो पिछले मैचों में जो है वो मिस थे वो सेहतयाब हो गया है और उन्होंने जो है अपनी बैटिंग वही दिखाई जो कि वो दिखाते हुए आ रहे हैं जैसा कि वो पेशावर ज़ल्मी के साथ जो है ना रहते हुए करते हैं। तो बहरहाल जो है ना यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क ये था कि आपकी बॉलिंग जो है वो पेशावर ज़ल्मी की वीक थी जिसकी वजह से जो है ना जो 199 रन जो है ना बिल्कुल ठीक है। अच्छा बॉलिंग की थोड़ी सी बात हो जाए, बॉलिंग का यहाँ तस्करा कर दें क्योंकि शाहीन आफरीदी जो है वो कप्तान लाहौर कलंदर्स के और 4 ओवर्स में उन्होंने कोई मेडन नहीं किया, 19 रन दिए, 2 विकेटें उन्होंने हासिल की, निस्बतन बेहतर बॉलिंग उनकी रही। और इसी तरह जो दीगर बॉलर हैं बॉलर्स का भी ज़रा तस्करा हो जाए और ज़मान खान जो दूसरे बॉलर थे उन्होंने 4 ओवर में 32 रन दिए और 3 विकेटें हासिल की, बड़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस उनकी रही है। राशिद खान स्ट्राइक बॉलर ने 4 ओवर में उन्होंने 38 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 35 रन दिए। कामरान गुलाम ने 2 ओवर में 18 रन दिए। डेविड वेजे ने 2 ओवर में 11 रन दिए और 2 विकेटें उन्होंने हासिल की। तो ये बॉलिंग जो थी काफ़ी इंप्रेसिव रही है बैटिंग के साथ साथ अच्छी, क्योंकि बॉलिंग कॉम्बिनेशन भी है। और इसके अलावा पेशावर की जानिब से जनाब अच्छे ऑप्शन इस्तेमाल किए गए। शोएब मलिक थे, 2 ओवर उन्होंने भी आज कराए। और इसके अलावा जी बॉलर जो स्ट्राइक थे वो इरशाद थे और वहाब रियाज ने भी 4 ओवर किए, 33 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली। तो ये एक प्रॉब्लम है कि कप्तान अगर फ्रंट से लीड नहीं करेगा, बॉलिंग में कोई इतनी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस नहीं है। उस्मान कादिर ने जो 4 ओवर किए 43 रन दिए, 1 विकेट हासिल की। हुसैन तलत ने 3 ओवर किए 19 रन 1 विकेट। बॉलिंग में कोई खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं थी। लाहौर ने बड़ा स्कोर जो है वो सेट किया और बासानी सेट किया। जी नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जब इतने बॉलर्स की पिटाई होगी जब ही तो 200 का हिस्सा अगर स्कोर बोर्ड पे नजर आता है किसी टीम का, तो इसका मतलब है कि बॉलरों की पिटाई तो हुई है। अब सलमान निशाद ने शायद 47 रन दिए हैं, उस्मान कादिर भी आज पिटाई हुई, 43 रन दिए। वहाब रियाज की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं थी। वहाब रियाज आपको याद होगा स्लिप हो गए थे पिछले मैच में और ऐसा लग रहा था कि शायद उनको सीवियर इंजरी होगी, लेकिन सब ठीक ठाक था। लेकिन जाहिर है जो चीज़ चाहिए होती है वो होती है कि आप रन को कंटेन करें और विकेट लें, तो वो दोनों चीज़ें वो नहीं कर सके। इसका मतलब है T20 पर फिर बॉलिंग अच्छी नहीं थी। दूसरी तरफ लाहौर के बॉलर्स को देखें, शाहीन आफरीदी एज यूजुअल बहुत अच्छे रहे। आप 4 ओवर में आपने 19 रन बनाए, दो खिलाड़ी आउट किए, तो इससे अच्छी तो खैर बॉलिंग क्या होगी। राशिद खान को जो 38 रन पड़े हैं ना, उसकी वजह ये कि पहला ओवर उनका बहुत स्लॉपी गया था। उसमें कामरान अकमल ने उनको 1 छक्का लगा दिया, 2 चौके लगा दिए, फिर उसका 1 चौका उनको और लग गया। तो क्योंकि पहले ओवर में उनकी ठीक ठाक पिटाई हो गई थी, तो बाकी जब वो वापस आए कुछ ओवर्स के बाद तो उन्होंने फिर संभाल लिया था। पुराने राशिद खान नजर आए। तो शोएब मलिक को जिस तरह उन्होंने बीट किया था लगातार 3-4 गेंदों पर, तो आखिरी गेंद पर वो बिल्कुल वो के जिसे कहते हैं ना कि उनको बिल्कुल वो हो गया, उन्होंने झंझलाट के शिकारों के बाहर निकले और शॉर्ट लाइन कोशिश की और बाउंड्री लाइन पर कैच हो गए। तो ये भी बॉलर के ऊपर होता है कि जब मुस्तकिल बीट होते हैं तो वो अपना प्रेशर हटाने के लिए, लेकिन उसमें नाकाम हो गए। जाजाई का आज चलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए कि इतना जब स्कोर होता है तो उन जैसे प्लेयर जो बड़ी जारियाना हिटिंग के माहिर हैं वो उनका चलना ज़रूरी था, लेकिन वो तो पहली ओवर में आउट हो गए। उसके बाद फिर मलिक नहीं चल सके, शेरफन रदरफर्ड जो बड़ी जारियाना इनिंग्स खेलते हैं वो नहीं चल सके। इनकी तरफ से बैटिंग कोई ऐसी थी नहीं कि जिसकी कोई बात की जाए। तो लाहौर ने पहले बैटिंग में डोमिनेट किया, फिर बॉलिंग में डोमिनेट किया। किसी मौके पर मैच ऐसा नहीं था कि जिस वक्त हम कह सकें कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग स्टेज पे है और कोई भी टीम जीत सकती है, क्योंकि जब 14 का एवरेज हो जाए 10 ओवर के बाद 11, 12, 13, 14 तो फिर डिफिकल्टीज बढ़ती जाती हैं। फिर आप जब गैर जरूरी शॉट लगाते हैं प्रेशर में तो फिर वो आउट होते। हालांकि आज हमने देखा लाहौर के खिलाड़ियों ने बहुत कैचेस ड्रॉप किए। फखर जमान जैसे प्लेयर ने 2 कैच ड्रॉप किए, जमान खान से कैच ड्रॉप हुआ, और भी 1-2 गेंदें ऐसी थी कि जिसमें बिल्कुल नजदीक आई थी और वो नहीं ले सके कैच किया। तो वो उसके बावजूद भी एक अच्छे मार्जिन से लाहौर की टीम जीत गई। तो कोई मुकाबला ऐसा था नहीं जैसा हम सोच रहे थे कि दोनों टीमें जो हैं वो जमकर मुकाबला करेंगी। कोशिश जरूर हुई लेकिन वैसा मैच नहीं हुए जैसे पिछले 2 मैच हमने देखे थे। जो खास तौर से जो पिछला मैच या उससे पिछला मैच जिसमें कोयटा की टीम लास्ट बॉल पे हारी थी, या पिछला मैच था
जिसमें वो इस्लामाबाद बात का, नहीं बिल्कुल थी। ठीक है। वो दोनों बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग मैच है, आज के निस्बतन कम था। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि निस्बतन आज जो है वो कम फाइट जो है वो देखने को मिली है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ की अगर बात करें तो मेरा अपनी ज़ाती राय है कि कल का जो मैच था इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस मुल्तान सुल्तान, वो अब तक का सबसे इंटरेस्टिंग मैच था। और ख़ास तौर पे अभी जैसे बात हो रही थी, मैं आपसे चाहूँगा इस बारे में भी ज़रा बात कर लूँ कि कप्तान का परफॉर्म करना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि एक कप्तान जो था वो फाइट कर रहा था और उसकी फ़ाइट की वजह से मैच जो इतना क्लोज हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग भी हुआ। बड़ी शानदार नॉक कल रही है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है शादाब की, और ऑलराउंड परफॉर्मेंसेस वो दे रहा है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा जी, इसके ऊपर हमें मज़ीद कुछ बात करनी है मैच के हवाले से, आने वाले मैचेस के हवाले से भी बात होगी, थोड़ी सी स्पॉन्सर की बात कर लें और उसके बाद फिर हमें ब्रेक की तरफ जाना होगा। तो जनाब लकासा वन एक प्रोजेक्ट है शहर कराची के अंदर, वैसे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट जारी हैं लेकिन लकासा वन एक बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट की खास बात यह है, एक तो उसकी लोकेशन, बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हुआ है। ग्रे स्ट्रक्चर जो है उसका ऑलरेडी तैयार हो चुका है। लकी वन मॉल बड़ी एक फेमस जगह है शहर कराची में, जो कराची में रहते हैं या कराची से बाहर भी इस जगह को पहचानते हैं। बड़ी एक मसरूफ़ शाहरा है, राशिद मनास रोड, उसके ऊपर ये वाक़ है। तो जनाब ग्रे स्ट्रक्चर उसका तैयार है, और प्रोजेक्ट की जो सबसे ख़ास बात है वो क्या है, वो ये है कि जनाब उनके पास एक बिज़नेस प्लान भी है। अगर आप किसी कारोबार का आगाज़ करते हैं तो उसके लिए एक बिज़नेस प्लान, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपको दिया जाएगा। और यही नहीं सिर्फ, बल्कि आपका जो रेंट है उसकी भी गारंटी जो है वो दे रहे हैं। तो जब गारंटी आपको दी जा रही है, तो इससे ज़्यादा और इंटरेस्टिंग क्या चीज़ होती है। तो यकीनन जो काम का अपने आगाज़ करना चाहते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। हुसैन मार्केटिंग इसको प्रमोट कर रहा है, एक जाना पहचाना नाम है रियल एस्टेट के शोबे में, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं हुसैन मार्केटिंग ने। तो जनाब इस प्रोजेक्ट को जाकर ज़रूर देखें और नाम याद रखें, लकासा वन। ठीक है जी, स्पॉन्सर्स का ये हमारे मैसेज है। ब्रेक की तरफ यहाँ से जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैच के हवाले से मजीद हमारी जो गुफ्तगू है वो जारी रहेगी। देखते रहें हमारा स्पेशल प्रोग्राम। होते थे। बिल्कुल ऐसा और ही उनके दौर में फिर हमने देखा था कि खिलाड़ी बड़ा फील्डिंग में भी, इवन आकिब जावेद जो बड़े ऑर्डिनरी फील्डर, उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई थी। तो ये चीजें कप्तान को तो बहरहाल अपनी जगह होते हैं। तो मेरे ख्याल सलमान भट्ट ने शायद अपना खुद को पॉपुलर करने के लिए कि चलें जी इस तरह से एक बात आ जाएगी, हर जगह मुझे डिस्कस किया जाएगा, और फिर आप भी इसी तरह की कुछ बात कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि शायद इस किस्म का है। बेहतर है कि इस चीज को यही बंद होनी चाहिए, और सरफराज को इस वक्त ट्वीट नहीं करना चाहिए था, उसको लिफ्ट नहीं करानी चाहिए थी। कोई कुछ भी कहते हैं, उसको अपने यहाँ पर कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम को अच्छा खेल के उसका जवाब सबको मिल जाता। देखिए अगर अभी 3-4 मैचेस जीत लेती है कोयटा की टीम, तो खुद सलमान भट्ट खामोश हो जाएंगे और तारीफ करना पड़ेगी उनको। तो ये बेहतर ये है कि खिलाड़ी अगर वो खेल रहा है ना, तो मैदान में जवाब। और ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो क्रिटिसिज्म है उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि इतना आसान काम नहीं होता। हम अपने प्रोग्राम्स में हमने हारिस रऊफ को, लाहौर कलंदर के जो स्ट्राइक बॉलर हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, जहाँ पे क्रिटिसिज्म बनता था क्रिटिसाइज़ किया। लेकिन जब उन्होंने परफॉर्म किया, और ख़ास तौर पे वर्ल्ड कप में एक इतने इंपॉर्टेंट मैच में अगेंस्ट इंडिया जब उन्होंने परफॉर्म किया, हमने उनकी खुल के तारीफ की। मुझे ये बताया ना, आसिफ अली से ज़्यादा किसको किया, किसको ज़्यादा क्रिटिसाइज? आसिफ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आसिफ अली से ज़्यादा किसी को शायद किसी को नहीं किया होगा। पता नहीं क्या क्या कहा गया, क्या लेकिन उन्होंने फिर जो परफॉर्मेंस दे दी वर्ल्ड कप में, तारीफ की, सबके लाडले, सबके बिल्कुल ऐसे मैदान में जवाब दें। जवाब दें, कोई ट्वीट नहीं किया उसने, तो कभी किसी को कुछ नहीं कहा। उसने इंतजार किया, एक वक्त आया उसका, तो उसने, और अब हम तारीफ करते हैं। जवाब यही होता है, खिलाड़ी का जवाब जो है वो मैदान में होता है, या तो अपनी गेंद से या अपने बल्ले से जवाब दे, वही होता है। अभी बिल्कुल सही कहा, हारिस साहब को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, अभी भी करते हैं। भारत के खिलाफ उनकी कितनी शानदार बॉलिंग थी, बहुत सारी चीजें थी। अभी भी वो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे तेज रफ्तार बॉलर हैं। पीएसएल में जितने भी, आज भी पीएसएल की सबसे तेज गेंद उन्होंने की, और 150 की स्पीड आसान नहीं होती, और उसको बढ़ाना चाहते हैं जी।
कमेंटेटर तारिक सईद ये कह रहे थे कि उनसे बात हुई, कहा था 150 को मैं 155 तक ले जाना चाहता हूँ। तो ये वो चीजें होती है जो आपको आगे बढ़ाती है। तो देखिए क्रिटिसाइज तो करेंगे, आज सलमान भट्ट ने कहा है, कल कोई और प्लेयर भी, क्योंकि सारे चैनल्स इस वक्त प्रोग्राम दिखा रहे हैं, कोई भी कुछ कह सकता है। उसका सबसे अच्छा जवाब ये होता है आप परफॉर्म करके उसका जवाब ना दें, राइटिंग आप परफॉर्म करके। दैट्स इट, ये जी बॉटम लाइन। जी क्या कहेंगे मज़हर साहब, आपके चहीते क्रिकेटर हैं सरफराज अहमद, आप उसकी बड़ी तारीफ करते हैं और करनी भी चाहिए। यकीनन सरफराज एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी भी है, बेहतरीन कप्तान भी है, और उसने अपने हर सतह पर अपना लोहा मनवाया है, हर जगह उसने डिलीवर करके दिखाया है, वो बड़ा एस्टेब्लिश प्लेयर है। क्या कहेंगे जी? देखें हर प्लेयर का जो है बैट पे जाता है जी। इस वक्त जो है सरफराज को बैट पे चाहिए, हम यही बोलेंगे, क्योंकि वो उसकी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जो कि उनसे तवक्को है हमारे। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम की क़यादत की, उसके बाद आपने वर्ल्ड कप जितवाया, उसके बाद फिर लगातार 11 सीरीज आपने जो जितवाई अपनी कैप्टनसी में। तो बहरहाल जब वो एज ए कैप्टन थे उस वक्त उनको जो कैप्टनशिप से हटाया गया वो उस वक्त गलत था। बिल्कुल नहीं हटाना था, क्योंकि उस वक्त आप जो है बेहतरीन क्रिकेट खेल रहे थे और आप अपनी टीम को बेहतरीन लीड कर रहे थे। बिल्कुल। मगर देखें इस वक्त हम जो है ना सरफराज की बात करें कि उसको टीम में लेकर आ जाए, इस वक्त वो टीम में जगह उसकी नहीं बनती। ये एक आप रियलिटी पे बात कर, ठीक है, आप समझते हैं कि उनकी जगह नहीं बनती। क्योंकि जो है आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जिस तरीके की परफॉर्मेंस रिजवान दे रहा है, ऐसी रिजवान जो है पाकिस्तान का ये तो विकेट कीपर बैट्समैन है, आज तक विकेट कीपर बैट्समैन क्या आज तक बैट्समैन भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सका। बिल्कुल ठीक है। तो आप जो नहीं तो ये क्या वजह है कि इंडिया की टीम हो, इंग्लैंड की टीम हो, कहीं 4-4 विकेट कीपर खेलें, एक जगह तो 6-6 विकेट कीपर मैं देख रहा था खेले हैं, जिसमें जॉस बटलर भी खेल रहा है, बेयरस्टो भी खेल रहा है, जनाब और भी प्लेयर्स उनके खेल रहे हैं, तो बैट्समैन की हैसियत से खिलाया जा सकता है। तो चलें ये तो एक अलग बात है, लेकिन आपने कहा ना जगह नहीं बनती, तो मुझे इससे याद आया कि एक चीज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है, विकेट कीपर बैट्समैन जगह नहीं बनती इनकी, ठीक है, विकेट कीपर बैट्समैन आप समझते हैं? नहीं देखें, अगर जो है ना आप ये समझ देखें, बिल्कुल आप करेंगे 2-2 विकेट कीपर खेल सकते हैं यहाँ पर, मगर इस वक्त सरफराज की वो बैट्समैन वाली पोजीशन भी नहीं है कि वो एज ए बैट्समैन कोई बहुत बड़े रन्स कर रहे हो जैसे कामरान अकमल ने किए। बिल्कुल ठीक है, तो फिर तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। जो है आपके पास रिजवान जो है वो एज ए फील्डर भी आपका काम कर सकता है। तो बहरहाल अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो ठीक है, फिर तो बंदे को चॉइस करनी चाहिए कि जो है आप सरफराज को एज ए विकेट कीपर बैट्समैन खिला दें और उसको जो है आप एज ए फील्डर और एज ए बैट्समैन खिला दें, फिर तो ठीक है। मगर इस वक्त जो है जिस तरीके की जो पोजीशन जिस वक्त रिजवान जिस जगह पहुंच चुका है उस वक्त आप समझते हैं कि मुश्किल इस टाइम पे तो आपका विकेट कीपर कोई भी विकेट कीपर नहीं। चलो ठीक है, इस बहस को यहीं पे समेटते हैं। थोड़ा सा कल के मैच के हवाले से भी बता दें, कल इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स आमने सामने, किसको फेवरेट समझते हैं कल के मैच में? देखिए जिस तरीके की जो है बैटिंग और बॉलिंग जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड की है, तो और इस वक्त 2 ही टीमें जो फेवरेट हैं, जैसे कि अपना मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड। तो इस वक्त जो है वो टीम ठीक है जी, वो अपना मैच हारी है, मगर वो बहुत एक उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि उनका कैप्टन जो है वो बहुत फ्रंट पे लीड कर रहा है। ये है जिस टीम का कैप्टन जो है वो फ्रंट से लीड करेगा वो टीम भी जीतेगी। बिल्कुल ठीक है, ये तो बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं मजहर के फ्रंट से लीड करना हमने देखा है कि पीएसएल में ही शादाब को हमने देखा था 2 सीजन पहले के, जब उन्होंने कप्तान बने थे और ऑलराउंडर के तौर पर सामने आने की कोशिश की, थोड़ा बीच में डाउन हुए, लेकिन जो कल इनिंग्स खेली है वो तो रिमार्केबल, वो तो मैच विनिंग एक तरह से थी, जो मैच विनिंग नहीं हो सकी, बट ऑलमोस्ट इट्स अ मैच विनिंग नॉक। जब अच्छा ही खेलते हैं तो आपको तारीफ यही शादाब भी कई दफा हमारी तनकीद के निशाना बने जब इनसे बॉलिंग नहीं हो रही थी। अब तो हम देखते हैं कि माशाल्लाह वो अपनी गुगली भी बेहतरीन अब कर रहे हैं। बीच में इन्होंने गुगली करना भी थोड़े से कम कर दी थी जब इनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, और बैटिंग तो इनकी निखार आया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फ्रंट से लीड कर रहे हैं। देखिए जब तक कोयटा की टीम 3 में से आई थिंक 2 मैच हार चुकी है और उसके भी 2 पॉइंट्स हैं, तो कोयटा के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है एज कम्पेयर टू इस्लामाबाद कि उसने 2 में से 1 जीता है, 1 हारा है, तो उसको उसके लिए ज़्यादा वो है। लेकिन ऑन पेपर जो अभी तक हम देख रहे हैं परफॉर्मेंस, उसमें यकीनी तौर से एज तो है इस्लामाबाद को, क्योंकि इस्लामाबाद के तमाम प्लेयर्स जो है ना
वो एज ए यूनिट खेल रहे हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अब पॉल स्टर्लिंग आई डोंट नो कि कल के मैच में अवेलेबल हैं यानी क्योंकि वो जाने वाले थे, अगर हैं तो फिर और इस्लामाबाद के लिए एज होगा। ठीक है मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। मज़र अवान आपका बड़ा शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन ये आज का हमारा प्रोग्राम था, बात हुई कुछ आज के मैच के हवाले से जो कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर्स ने मैच कन्विंसिंगली जीत लिया है और इसी के साथ प्रोग्राम का खत्म होगा। कल इंशाल्लाह दोबारा इस प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मोहम्मद यासिर को और हमारी